अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया शेख और आप मुझे देख रहे हैं विलिंग वेज के ऑफिशियल पेज पे। और प्रोग्राम का नाम जो कि अभी हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसका नाम है ज़ियाबीतिस के साथ कैसे जिया जाए, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन साहब से पूछिए। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब हर प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं और डायबिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। आज मामूल के ख़िलाफ़ हमारे साथ डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर जाज़ कुरैशी साहब हमें ज्वाइन नहीं कर सके अपनी किसी बहुत ही ख़ास मसरूफ़ियत की बिना पे। तो आज प्रोग्राम में मेरे साथ और डॉक्टर इम्तियाज़ साहब के साथ आप जो है वो देखेंगे। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब से अब हम बातचीत करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं हम पूछेंगे उनसे, जो कि हमारे पेशेंट्स की तरफ से पूछे गए हैं। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ सवालों के जवाब देंगे, आप हमारे साथ रहेगा। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब। आज मेरे पास कुछ क्यूरीज़ हैं पेशेंट्स की। अभी मैंने इनबॉक्स अपना चेक किया और कमेंट्स में भी मैंने देखा कि मुख्तलिफ जो पेशेंट्स हैं उनके मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस हैं। तो एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा वो ये था कि एक पेशेंट की क्यूरी थी कि वो उनको नई नई डायबिटीज़ हुई हैं और डॉक्टर साहब के पास जाती हैं और वो उनको बताती हैं कि मैं जब दवाई लेती हूँ, मेडिसिन लेती हूँ या टेस्ट वगैरह करवाती हूँ तो मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं, दवाई लेती हूँ तो घबराहट होती है। तो इसका क्या उनकी ये देखें, जो डायबिटीज़ एक हमारे मुल्क में एक बहुत एक कॉमन बीमारी हो चुकी है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। वबा पहले ज़माने में लोग कहते थे कि हैज़े की वबा है, फ्लू की वबा फैल गई है, या मुख्तलिफ़ जो बीमारियाँ जो वबाई अमराज की तरह। तो वबाई अमराज में ये होता है कि बीमारी इतनी कॉमन होती है कि घर के कुंबे और लोगों की बस्तियाँ अफेक्ट होती हैं, मुतासर होती हैं। तो डायबिटीज़ भी आप उसी तरह कैटेगराइज किया जाए? बेसिकली ये वबाई मर्ज़ तो नहीं है, अगर बाय डेफिनेशन तो वबाई मर्ज़ नहीं है, लेकिन इसकी जो पैटर्न है फैलने का वो इतनी तेज़ी से हमारे मुल्क के अंदर फैल रही है। ये वबा की शक्ल में हम कहते हैं इसे, एपिडेमिक जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, तो उसकी शक्ल ये इख्तियार कर चुकी है। इसका जो इम्पेक्ट है मेरे ख़्याल से हार्डली कोई भी हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ फैमिलीज़, हर फैमिली के अंदर कोई ना कोई नज़दीक में या दूर के किसी अजीज़ रिश्तेदार को डायबिटीज़ ज़रूर हुई है। तो ये बड़ा एक कॉमन मर्ज़ है। अच्छा, इसका इम्पेक्ट क्या है? देखें, लोगों ने ना, हमारे जो लोग पेशेंट्स हैं वो इर्द गिर्द डायबिटिक पेशेंट को वो बड़ी एक मिज़रेबल कंडीशन के अंदर देखते हैं। वो मिसाल के तौर, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी को पाँव का मसला हुआ है, किसी को आँखों के प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, हार्ट डिज़ीज़ के लिए जा रहा है, तो वो मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशन के शिकार जो मरीज़ हैं वो आपको इर्द गिर्द नज़र आते हैं। तो डेफिनेटली आपके सब कॉन्शियस लेवल पे इसका इफ़ेक्ट ये आता है कि आप जब उन लोगों को देखते हैं तो आपके ज़हन में एक जो इमेज बनता है, वो पिक्चर ये बनती है, शायद खुदा ना खास्ता मुझे भी ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और मैं भी इसी ग्रुप के अंदर शामिल होने वाला हूँ। तो ये आपके बैक ऑफ द माइंड में जो आपके पिक्चर होती है कि जब डायबिटीज़ का पता चलता है। तो एक मैं कार्टून देख रहा था तो उसमें किसी ने किसी को बताया डायबिटीज़, वो ऐसे लग रहा है उसके सर के ऊपर बम फट गया। ओहो। तो यानी जिस तरह अगर वो सर पे बम फटने से जिस तरह बंदा चौंक जाता है और वो परेशान हो जाता है, पैनिक हो जाता है, तो सेम काइंड इफेक्ट डायबिटीज़ के होने से भी ये सेम किस्म की आपकी कैफियत किसी मरीज़ की हो सकती है। तो उसका अब डेफिनेटली एक आपकी जो डायबिटीज़ है वो एक लाइफस्टाइल की चेंज को डिमांड करती है। अच्छा, जो लाइफस्टाइल को चेंज करना और किसी तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना, और ये जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसको जो हम इतना मुश्किल होता है कि लोगों को एक चीज़ों की आदत होती है, खाने पीने की आदत होती है, वॉक ना करने की आदत होती है, सुस्ती की आदत होती है, सहल पसंदी की आदत होती है। तो ये सारी आदतें जो बुरी आदतें हैं वो इतनी पुख्ता हो चुकी होती हैं, उनको तब्दील करना इकट्ठी हो जाती हैं, उनको चेंज करना बड़ा मुश्किल लगता है। और डायबिटिक पेशेंट ये समझता है कि अब मुझे डायबिटीज़ हो गई है तो मेरे सारी ज़िंदगी को अब मेरी ख़त्म हो गई है, अब दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ
चार्म बाकी नहीं रहा, कोई लुत्फ बाकी नहीं रहा, कोई खुशी, इतनी बड़ी बीमारी है तो हाँ, कोई खुशी बाकी नहीं रही, तो मुझे तो ये चाहिए कि मैं इससे अच्छा मेरा ज़िंदा रहना क्यों है, तो एक डिप्रेसिव किस्म की सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो सिचुएशन जब इस बैकग्राउंड के साथ किसी पेशेंट को डायबिटीज़ का पता चलता है तो उसके जहन में एक नेगेटिव ख्यालात का आना लाजमी है। राइट। तो उसका वो ये होता है कि उसको एक एंग्जाइटी, एक घबराहट, एक परेशानी और एक कंटिन्यूस वो हो जाती है। अब इसी सिचुएशन में जैसे हमारी ये पेशेंट जिसका आपने जिक्र किया, ये जब आई हैं तो ये उन्होंने जो है इसी जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने कंप्लेंट की कि जो मुझे हर दवाई खाने से प्रॉब्लम आ रही है। एग्जैक्टली। अब ये तो हो नहीं सकता, आप हर दवाई खा रहे हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स फ़ौरन शुरू हो रहे हैं, और कई तो ऐसे बंदे उनको दवाई खाने से पहले साइड इफ़ेक्ट्स शुरू होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस किस्म की सिचुएशन में जब गिरते हैं तो इसको हमें इसकी थोड़ी सी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरी है। ओके। उन्होंने ये भी पूछा कि जब वो कोई टेस्ट वगैरह के लिए जाती हैं या कोई टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और उनका जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, उल्टा डायबिटीज़ तो है ही। इसी तरह की जो पेशेंट, आज मेरे पास एक पेशेंट आई, खातून थी, उन्होंने बिल्कुल इसी तरह का उनका केस सिनेरियो था कि जो वो कहते जी मैं कोई भी मेरे शुगर टेस्ट करने लगते हैं ग्लूकोमीटर से तो मेरे हाथ पाँव कांपने शुरू होते, सुन्न हो जाते हैं। तो अब इतनी यानी कि उस पर जो एंग्जाइटी लेवल का आप तसव्वुर करें कि सिर्फ शुगर टेस्ट करने के तसव्वुर से उनका ये हाल है, तो अगर उनको बिलफर्ज कभी इंसुलिन की ज़रूरत पेश आई तो उनका क्या हाल होगा। तो बेसिकली वो इस फेज़ से गुजरे जो एंग्जाइटी का है, और इसी फेज़ के अंदर डिनाइल होता है, बंदा डिनाई करता है मुझे तो है ही कुछ नहीं है। exactly. कुछ लोग तो डिनाइल में चले जाते हैं और कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो डिनाइल में जाते हैं वो इनकार करते 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 फिर वो किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, तो फिर उसके बाद जो उनके मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो और कुछ लोग तो बिल्कुल इसको मायूसी नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं। तो बेसिकली जो फिजिशियन है, और यहाँ पे फिजिशियन और जो साइकोलॉजिस्ट है उनका रोल बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली मैं समझता हूँ जो डायबिटीज़ की जो एजुकेशन है वो होली सोली साइकोलॉजिस्ट के स्पुर्द कर देनी चाहिए। वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे मुल्क के अंदर बड़े अच्छा एक ख़ास तौर पे इसमें बहुत सारी लड़कियाँ ख़वातीन हैं, और ख़वातीन की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी बेहतर होती हैं, और उनको बड़े अच्छे तरीके से सॉफ्ट लहजे में बात करती हैं, उससे पेशेंट के बड़ी अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकती हैं। एक तो डॉक्टर को थोड़ा सा टाइम ऐसे पेशेंट पे स्पेंड करना चाहिए। मैंने भी उस पेशेंट पे कुछ टाइम मेरा उनको सुने, उनकी बात सुने, उनको देखें कि आप उनके ख्यालात सुने कि वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या फील होती है, उनको कॉन्फिडेंस मिले और उनको सही चीज़ बताएं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, उसको रीअश्योरेंस दें। तो ये डॉक्टर की जो रीअश्योरेंस है वो काफ़ी काम करती है। फिर बाकी जो काम है वो साइकोलॉजिस्ट या डायबिटिक एजुकेटर है। मेरा ख्याल है कि डायबिटीज़ का एजुकेशन, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इख्तलाफ कर सकता है कि जो डायबिटीज़ एजुकेशन है वो एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के स्पुर्द काफ़ी हद तक कर देनी चाहिए। ये मेरा एक नज़रिया है साइकोलॉजिकली पेशेंट को, ताकि वो साइकोलॉजिकल भी हैंडल करें। देखिए हमें बड़े प्रॉब्लम आते हैं कि हम पेशेंट को इंसुलिन शुरू कराने और तो वो डिनाई करता है, ये मैंने नहीं शुरू करनी, हालांकि उसको ज़रूरत है। तो अगर हम उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजें तो वो उसको कन्विंस कर सकते हैं ये इसके फ़वाइद हैं और इसको हम इस तरीके से चलते हैं, और उसको बहुत हेल्प आउट किया जा सकता है। इसी तरह जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं, अब जी एक कोई बंदे जी मैंने तो नाश्ते में मैं तो जब तक पाए ना खाऊं और मैं हलवा पूड़ी ना खाऊं और मैं तो ज़िंदा ही नहीं रह सकता। मैं अगर मैं कोल्ड और फिज़ी ड्रिंक्स ना लूं, एक पेप्सी की बोतल ना पूरे दिन में पीऊँ तो मेरा सुकून नहीं आता। तो मेरे लिए एक टेम्पटेशंस हैं तो बहुत सारी, तो उसको मैं कैसे ओवरकम करूं। तो इसमें फिर ऑब्वियसली पेशेंट का भी रोल है ना। पेशेंट को जब साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये नॉन एग्जिस्टेंट है ये रोल, और इसको मेरे ख्याल से बहुत ऊपर लेके जाना चाहिए। ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसको जब इस स्टेज पे मैं फ़ील करता हूँ कि क्लिनिक में आप बैठे हुए हैं और अगर आपको साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट हासिल है तो आपका एक बहुत बड़ा एंड कवर हो रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि इसको, इस स्पेशलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी जो हैं वो भी डायबिटीज़ की तरफ, जो क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट की तरफ आए। जैसे ब्लड प्रेशर है और बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट है, बाज़ औक़ात और जो प्रॉब्लम जिसके साथ जोड़ों के प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, बीमारी के साथ ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो
उनके लिए मेरे ख्याल से इसका रोल बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे इनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से मशवरा रहे, उनके डॉक्टर को चाहिए इनकी बात सुने और इनके प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें दवाइयों के लिहाज से, और किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी रेफ़र करें फॉर प्रॉपर डायबिटीज़ एजुकेशन के लिए। डॉक्टर साहब ये जो भी क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हैं, इसकी 2-3 चीज़ें और मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि ऑब्वियसली फैमिली का भी रोल होता है डायबिटिक पेशेंट की तरफ, कि वो अगर किसी को नई डायबिटीज़ हुई है या पुराना पेशेंट है तो ज़ाहिर है उनका भी रोल है कि वो उनको साइकोलॉजिकली थोड़ा जो है वो ट्रीट करें। जैसे हमने एक मेरे ख्याल है पिछले प्रोग्राम में हमने ये इस पे बात की थी कि अगर कोई पेशेंट है आपका और वो रात को छुप के मिठाइयाँ खा रहा है, या तो उसको भी उस तरह से डिस्करेज, मतलब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब ना करें कि वो समझे कि मैं कोई पता नहीं कोई मुजरिम हो या मुझे डायबिटीज़ हो गई है तो पता नहीं क्या हो गया है। तो ये फैमिली का भी रोल है इसमें, पेशेंट का अपना भी रोल है कि अगर डायबिटीज़ हो गई हैं, डायग्नोस के बाद होने के पता लगने के बाद कि मुझे डायबिटीज़ हैं, तो उसको फिर होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें, ग्रेसफुली जैसे कहते हैं कि एक्सेप्ट करे, और फिर ऑब्वियसली अगर एक्सेप्ट करेगा तो उसका ट्रीटमेंट वो करेगा या उसके लिए मेडिकेशंस या जो भी बाकी प्रिकॉशंस हैं। ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब एक और आपने बहुत अच्छा आंसर किया और मुझे यकीन है कि हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, डायबिटीज़ का कैंसर के साथ कोई ताल्लुक़ है? जैसे हम क्या कहते हैं कि डायबिटीज़ का ब्लड प्रेशर के साथ और बाकी बहुत सारी अमराज के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो क्या एक मर्ज़ जो कि कैंसर भी बहुत ही ख़तरनाक है मर्ज़ आजकल, तो क्या उसका डायबिटीज़ के साथ क्या लिंक है, क्या ताल्लुक़ है? आप थोड़ा सा प्लीज़ इस पर रोशनी डालिए। देखिए, जो कैंसर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम उसके साथ बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं, और एक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसमें हमारे डिफरेंट किस्म के हमारी फूड आर्टिकल्स के अंदर केमिकल्स का शामिल होना, हमारी एनवायरनमेंट के अंदर केमिकल जो पोल्यूशंस हैं, और बाकी बहुत सारे जेनेटिक्स मामले भी हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पहले भी आपने कहा था कि डायबिटीज़ जो है वो वबा की तरह फैल गई हैं, एक वबाई मर्ज की तरह, तो फिर हम कह सकते हैं कि कैंसर भी इसी तरह से? देखिए, कैंसर, अब देखें दुनिया के अंदर इस वक्त 3 बड़ी बीमारियां चल रही हैं, डायबिटीज़, कार्डियक डिजीज़ और कैंसर। ठीक है, ये बहुत बड़ी इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर भी वो उसी के साथ जुड़ जाते हैं ना, हार्ट डिजीज़ या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हम कह सकते हैं, तो ये इसके साथ चलते हैं। अच्छा, इसमें जो है कैंसर का डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, क्योंकि सर्टन कैंसर्स हैं वो ज़्यादा कॉमन है डायबिटिक्स के अंदर। जैसे हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस सी जो है उसका डायबिटीज़ से बहुत ताल्लुक है। अगर डायबिटिक जो होते हैं उनमें अक्सर हेपेटाइटिस सी के भी होते हैं, और हेपेटाइटिस सी वालों को डायबिटीज़ भी जल्दी होती है। तो ये बड़ा एक इंटरलेटेड चीज़ें हैं। उसका रिलेशनशिप की वजह क्या है, वही प्रॉब्लम उसकी हमें और ज़्यादा इसकी रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन कैंसर डेफिनेटली एसोसिएटेड है। लंग, इसमें ब्रेस्ट कैंसर है, पेट के जो अंतड़ियों के कैंसर हैं, इन लोगों को डायबिटिक को ज़रा निस्बतन ज़्यादा होते हैं जो उन लोगों के जिनको डायबिटीज़ नहीं है। बेसिकली इसकी वजह ये हो सकती है इम्यूनिटी का प्रॉब्लम। डायबिटीज़ इटसेल्फ एक लो इम्यूनिटी की स्टेट होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो चल रही होती हैं अंडरलाइंग, तो वो बड़ी तेज़ी से बाहर आती हैं। तो ये इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती है? देखिए, डायबिटीज़ ऑब्वियसली आपकी लो इम्यूनिटी, आपकी जो कुव्वत मुदाफ़त जिसको हम कहते हैं वो कम होती है डायबिटिक पेशेंट के अंदर। तो अच्छा, इसमें एक जो चीज़ बड़ी कॉमन है, मैं बल्कि इस प्रोग्राम की वसातत से ये बताना ये चाह रहा हूँ कि जो ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल के अंदर, वो हमारे मुल्क में बहुत प्रेवलेंट है। आज भी पे मैं कुछ पेशेंट जो देख रहा था तो उनको डिस्कवर हुआ कैंसर है। अच्छा, इसमें जो ब्रेस्ट कैंसर खुशकिस्मती से उन कैंसर के अंदर शामिल है, अगर इसको बहुत जल्दी इसको डिटेक्ट कर लिया जाए और अर्ली स्टेज पे देख लिया जाए तो ये 100% ब्रेस्ट कैंसर की बात, हाँ बिल्कुल, बहुत क्योरेबल है। और अनफॉर्चुनेटली कॉमन बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन हैं जिनकी उम्र 40 ईयर्स से प्लस है, 35-40 के रेंज के अंदर है, या जिनकी फैमिली में है। जैसे मेरे पास पेशेंट थे, उनकी मदर को कैंसर था, तो ब्रेस्ट कैंसर था, इनको भी था। और तीसरी जो बात इम्पॉर्टेंट है कि हर ख़ातून को
ये टेक्निक सीखनी चाहिए कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें। एग्जैक्टली। सेल्फ एग्जामिनेशन जो ख़वातीन करती हैं अपना ब्रेस्ट का, तो उनको डिटेक्शन अर्ली हो सकती है। कोई भी एबनॉर्मल गिल्टी जो उस रीजन के अंदर फील हो, कोई गिल्टी, कोई सख्त मैस बगल के अंदर या ब्रेस्ट के टिश्यूज़ के अंदर हो, तो उसको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें। और उसकी स्क्रीनिंग वैसे भी 40 के बाद किसी भी लेडी डॉक्टर से या सर्जन से अपना एग्जामिनेशन भी करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे तो इसका इलाज फ़ौरन शुरू कर लिया जाए तो बिल्कुल इंसान नॉर्मल इंसान की तरह हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है हमें इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा इसकी प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है कि जो बहुत सारी जो ख़वातीन हैं, इसका जो कुछ ताल्लुक़ है कि हमारे मुल्क में एक बड़ी अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को बहुत वो ख़वातीन नहीं कराती बच्चों को। तो जो ख़वातीन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते बच्चों को, उनके अंदर ये इंसिडेंस ज़्यादा है। ओके। तो यहाँ हमें चाहिए कि बच्चों के अंदर ख़वातीन को इस चीज़ का कायल किया जाए, जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये इनके लिए हेल्पफुल है और बच्चे के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो इसलिए हमें इसकी प्रिवेंशन पे भी बात करें। प्रिवेंशन है इसकी अर्ली डिटेक्शन। अगर खुदा ना खासा किसी को होना है वो तो हम नहीं रोक सकते ना, लेकिन इसको अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए ताकि उसका इलाज बर वक्त शुरू किया जाए और इसको हम इसके साथ हम इसका इलाज करके पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो लाइलाज है, उसका प्रॉपर बिल्कुल अगर आप उसको अर्ली डिटेक्ट करें, उसका इलाज शुरू हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं और अच्छे अच्छे इलाज मौजूद हैं। और लेकिन मसला है कि सिर्फ इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टेजेस, कुछ ख़वातीन के अंदर ये बहुत लेट स्टेजेस पे डिटेक्ट होता है, तो इसलिए फिर हमें उसमें बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाता है कि देर से पता चलता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो वो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की ख़राब होती है। ट्रीटमेंट ज़्यादा इंटेंसिव किस्म का ट्रीटमेंट हमें देना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर डेफिनेटली थोड़ा सा उन लोगों की निस्बत कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी नाज़रीन हमारे साथ रहिए, आपसे जो है क्वेश्चंस भी हमें मिलते रहते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपने मसले हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बातचीत चलती रहेगी। हमारे साथ रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अभी हम चलते हैं दोबारा से डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी ब्रेक से पहले, कि एक पेशेंट है, एक क्यूरी है, क्वेश्चन है उनका, 10 साल से डायबिटिक हैं और वो कह रहे हैं कि उनके यूरिन में प्रोटीन जो है वो आ रही है, तो उसके बारे में आप क्या ट्रीटमेंट से कैसे बचा जाए, इससे क्या कहेंगे इस बारे में आप? अच्छा, डायबिटीज़ जैसे हमने कई दफ़ा बात की कि डायबिटीज़ इट्सेल्फ एक तो शुगर का कंट्रोल कहते हैं, जी हम शुगर कंट्रोल कर लें तो सारी चीज़ें ठीक हैं, बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। लेकिन डायबिटीज़ को अगर अनकंट्रोल रखा जाए तो फिर ये मुख्तलिफ अज़ा पे अफेक्ट कर सकती है। उसमें से अगर हम सर से शुरू हों, आँखों पे अफेक्ट कर सकती है,
ब्रेन के अंदर हो तो स्ट्रोक यानी फालज का बायस बन सकती है, नीचे आए दिल का अटैक का बायस बन सकती है, नीचे और आए तो गुर्दों के अमराज, गुर्दों पे इफेक्ट कर सकती है, और नीचे टांगों की तरफ आए तो ये पैरों के डायबिटिक फुट हो सकता है, पैरों के अंदर सर्कुलेशन कम हो सकती है, पाँव की खून की नालियाँ तंग हो सकती हैं। बेसिकली ये मल्टी सिस्टम डिजीज़ है और बहुत सारे जो अज़ा हैं उनको ये अफेक्ट करती है। तो इसी तरह जो किडनी का जो है मुतासर होना, ये बाज़ औक़ात बहुत यकीनी हो जाता है। ख़ास तौर पे ये उन अफराद के अंदर होती है कि जिनकी शुगर काफ़ी अरसा तक, कई साल तक, यानी कि किसी बंदे को आज शुगर हुई है उसको कहें जी आज तुम्हें किडनी ख़राब हो गई, ऐसे नहीं है। किडनी ख़राब होने से जो होते हैं ज़्यादा, तो उसमें काफ़ी शुगर का काफ़ी पुराना होना ज़रूरी है, यानी कि काफ़ी पुरानी, जैसे उन्होंने पहले पूछा भी पेशेंट ने 10 साल से शुगर है तो, और वो कंट्रोल में नहीं रही है प्रॉबली, और उसमें होता है। इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। इसको हम इसमें एक अच्छी बात भी और एक बुरी बात भी है जिसमें हम दोनों बात करते हैं। अच्छी बात है ये प्रिवेंटेबल है, यानी कि आप इससे बच सकते हैं। बच कैसे सकते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज़ हुई है और वो उसको चाहिए कि अपना ये शुगर लेवल कंट्रोल में रखे, तो उसको इस प्रॉब्लम का होने का ख़तरा बहुत कम होता है। और इसको जांचने के लिए कि हमें खुदा न खास्ता कोई गुर्दों की तकलीफ़ हो तो नहीं रही, लोग समझते हैं शायद हमारा क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा हो गया, गुर्दे का टेस्ट होगा तब हमें गुर्दों की तकलीफ ज़ाहिर होगी। तो लेकिन इससे पहले भी हम इसको पकड़ सकते हैं। राइट। इसमें एक टेस्ट होता है सिंपल, जिसको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं, टेस्ट होता है, यानी ये यूरिन का टेस्ट होता है। नॉर्मली होता ये है कि हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन ज़ाहिर नहीं होती, जितनी प्रोटीन गुर्दे फिल्टर करते हैं उतनी वापस भी खून के अंदर दोबारा ले आते हैं उसको, तो ये यूरिन के अंदर अपीयर नहीं होती। तो लेकिन बाज़ औक़ात इतनी कम तादाद में, यानी 300 मिलीग्राम से जो कम यूरिन के अंदर प्रोटीन थोड़ी सी आना शुरू हो जाए, तो इस स्टेज को हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। यानी माइक्रो का मतलब थोड़ा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, यूरिया यूरिन के अंदर, यानी इस यूरिन के अंदर अगर थोड़ी सी हल्की सी मिकदार, जिसकी मिकदार 30 मिलीग्राम से लेकर 300 मिलीग्राम तक है, तो ये माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की स्टेज। तो इसका मतलब किसी पेशेंट का अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है, यानी मैं टेस्ट का दोबारा नाम लेता हूँ, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, अगर उसका यूरिन ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ बुनियाद रखी जा रही है। तो इस सिलसिले में जो अच्छी बात है कि ये जो स्टेज है ना, ये रिवर्सिबल है, प्रिवेंटेबल है। यानी अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे, या कुछ दवाइयाँ हमें देनी पड़ती हैं, तो आपका जो वो ये बड़ा अच्छा हमें इसका रिस्पांस मिलता है और ये टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, इंसान इसको पहले की तरह हो जाता है। उसमें कुछ दवाइयाँ जिसे हम एस इनहिबिटर्स कहते हैं, ARBs कहते हैं, ये टेक्निकल नाम है, उसमें आपके डॉक्टर्स वो बेहतर जानते हैं कि इस किस्म की जो दवाइयाँ अगर हम देंगे तो उससे, हालांकि ये ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, लेकिन उसको हम लो डोज में हम जब देते हैं, कुछ लोगों में जब हम देते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर तो अगर नहीं भी है तब भी हम ये दवाइयाँ देते हैं, तो उससे उनका ये इस बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया स्टेज से वापस रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ शुगर भी कंट्रोल रखना ज़रूरी है, और तीसरी बात ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। यानी 3 चीज़ें हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा दें, अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल में रखें, शुगर है तो ज़्यादा शुगर ही है इनको, तो शुगर को भी कंट्रोल रखें, तो फिर ये इसको हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की स्टेज से वापस भेज सकते हैं। अच्छा, वंस माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है वो काफ़ी देर रहा, 3-4 साल रहा, और हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की, तो ये मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की तरफ चले जाए, यानी जो माइक्रो है वो मैक्रो बनना शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे, यानी नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। यानी उस वक्त हम कहेंगे 300 मिलीग्राम से ये ज़्यादा हो गया यूरिन के अंदर प्रोटीन का अखराज। तो ये जो स्टेज है, दिस इज प्रोबेबली नॉट रिवर्सिबल, ठीक है ना, तो ये रिवर्सिबल नहीं होती, इसको ग्रॉस प्रोटीन मैनेज करना पड़ेगा, फिर मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज भी क्या है कि हम डिले कर सकते हैं कि अब इसकी प्रोग्रेशन फर्दर ना हो, आगे ना बढ़े, आगे की तरफ ना जाए। उसमें असूल वही रहेगा कि शुगर को अच्छा कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करें, और ऐसी अद्वियात दें जो गुर्दों पे मस्बत असरात मुरतब करती हैं। वो डॉक्टर बेहतर जानता है वो कौन सी अद्वियात हैं, और उससे ऊपर हर वो दवाई और हर वो चीज़ जो गुर्दों को ख़राब करती है उससे बचा जाए।
राइट। गुर्दों को ख़राब करने वाली जो सबसे बड़ी कॉमन दवाइयाँ हैं जो हमारे मुल्क में बहुत जो थोक के हिसाब से यूज़ होती हैं, वो दर्दों की दवाइयाँ, जोड़ों के दर्दों, जोड़ों की दर्द में, जो डिक्लोफेनेक सोडियम है और इस तरह से जो दर्दों की दवाएं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में एनासिड्स कहते हैं। तो एनासिड्स जो लोग क्रॉनिक बेसिस पे जोड़ों की दर्द की दवाई खाते हैं, उनको गुर्दों के अफ़ाल ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। और वो लोग जो हकीमों के शौकीन हैं, हकीमों से इलाज करवाते हैं, वो उनको हैवी मेटल्स देते हैं, कुश्तों की शक्ल में देते हैं, वो ठीक है ना, ताकत की दवाइयाँ बना के देते हैं। कुश्ते जो होते हैं वो हैवी मेटल्स होते हैं, तो हमारे किडनी जो है वो हैवी मेटल्स को टैकल नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, तो हैवी मेटल वो किडनी को डैमेज कर रही होती है। और हमारे मुल्क में जो ज़्यादा यूरिन के अंदर, ट्रैक के अंदर स्टोन्स कॉमन है। कोई ऐसी जगह पे स्टोन फंस गया जहाँ पे उसको बैक प्रेशर डालना, जो उससे भी किडनी पे इफेक्ट आ सकता है। तो हमें इन चीज़ों का भी जहन में रखना है कि और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि बिला वजह जो दर्दों की दवाइयाँ वो ना लें, जोड़ों की दर्दों की। अगर खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट का क्रेटिन ज़्यादा भी होता है, क्रेटिन वो टेस्ट है जो गुर्दे का टेस्ट है, लेकिन ये बहुत लेट स्टेज पे इफेक्ट होता है। लोग इसको समझते शायद ये पहला टेस्ट है, तो पहला टेस्ट मैंने बता दिया कि यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिन कराएं, वो नेगेटिव है तो खुशी हो मनानी चाहिए। हाँ, तो अगर वो पॉजिटिव है तो उसका सोचें कि इसका मैं कैसे रिवर्स करना है, तो रिवर्सल के लिए चलें। अगर ग्रॉस आ गया फिर इसकी प्रोग्रेशन को लो करना है। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी बातों से तो ये लगता है कि इंसान के कंट्रोल में होती हैं काफ़ी सारी चीज़ें जी। हम बहुत सारी चीज़ों को होने से पहले रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग इग्नोरेंस से काम लेते हैं, इग्नोर करते हैं। हम लोग भी डिनाइल में होते हैं सारे, इग्नोर करते हैं, और इग्नोरेंस की वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम जो हैं वो बड़ी बन जाती हैं, और इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम उनको फिर जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, या हमारे लिए वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर या बहुत बड़ी प्रॉब्लम का बायस बनती हैं। ये तो वो क्वेश्चंस थे जो पेशेंट्स ने पूछे हैं। मेरे पास भी एक सवाल है। अभी आपने कहा कि शुगर जो है वो कंट्रोल करनी चाहिए, ऑब्वियसली उसके वही तरीके हैं कि मीठा नहीं खाना या कम खाना है या जितना भी रिक्वायर। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताइए मुझे कि कुछ मीठे ऐसे हैं जिनमें शुगर फ्री जैसे कहते हैं, कुछ ड्रिंक्स होती हैं कि वो शुगर फ्री है जी, ये तो वो पीने से उसका आजकल जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म है ना वो इसी पे है, शुगर फ्री ड्रिंक्स, जिसको डाइट ड्रिंक्स कहते हैं। यस। ये डाइट ड्रिंक्स हैं, ये तो अब साबित हो चुका है रिसर्च से कि ये हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं। रादर इससे शुगर भी ख़राब हो सकती है, वेट भी बढ़ सकता है, और ये क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लेके आते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो डाइट ड्रिंक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल कि मेरा वेट कंट्रोल रहेगा, नो कैलोरिक या ज़ीरो कैलोरिक वॉटेवर जो भी वॉटेवर, तो ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। तो जिसको डायबिटीज़ नहीं है, अगर वो वजह नहीं कि मैं या कोई और शख्स, तो वो अगर वो ज़्यादा इस किस्म की ड्रिंक्स लेता है, जो ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक्स लेता है, तो उनको डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा हो रहा है। Really? ये उलट हो रहा है ना, तो हम इस पे तो हम कुछ हो रहा है कि हम तो ये नहीं ले रहे, ये मोटापा नहीं काज हो रहा। लेकिन ड्रिंक्स दोनों तरह के, जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, वो सारे तो ऑब्वियसली वो हार्मफुल हैं, हम इंसानी उसका जो कंजम्पशन ठीक नहीं है। और डाइट ड्रिंक्स भी उसी कैटेगरीज के अंदर आते हैं, वो भी नुकसानदेह साहब हो रहे हैं। काफ़ी हद तक लोग पहले इसको समझते रहे कि हम डाइट ड्रिंक ले रहे हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हम बिल्कुल फ्री हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मिथ है, ये मिथ है। और इसको ग्रेजुअली ये भी इंशाल्लाह लोगों के अंदर ये जब माइंड क्लियर होगा तो मेरे ख्याल से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये पता ये चल रहा है कि ओबेसिटी को कॉज करते हैं, मोटापे की वजह हैं और डायबिटीज़ की भी वजह है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मेरे पास बहुत सारे और भी सवालात जो हैं वो मौजूद हैं हमारे सुनने वालों की तरफ से। मैं वक़्त की कमी की वजह से मज़ीद क्वेश्चंस नहीं पूछ सकी हूँ, मगर अगले प्रोग्राम के लिए मैंने वो क्वेश्चंस बिल्कुल सेव कर लिए हैं, और कुछ मज़ीद हम उसमें क्वेश्चंस जो है वो ऐड करेंगे, मज़ीद क्यूरीज हम ऐड करेंगे जो हमारे सुनने वालों ने पूछी हैं। तो नेक्स्ट फिर मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आंसर किए जाएँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारा साथ दिया, प्रोग्राम सुना। बिल्कुल सेम डे सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर इम्तियाज़ साहब के साथ, और यकीनन डॉक्टर एजाज़ साहब के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।